नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने वित्त वर्ष 2026 तक 2000 करोड़ रुपए मूल्य के मोटे अनाज के निर्यात की योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी और भारी उद्योग मंत्रालय ने सब्सिडी प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य कर दिए। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट के अनुसार निर्वनीकरण को रोकने में विश्व असफल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत की आर्थिक संलग्नता को फिर से मजबूत किया जा रहा है। तो आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं ऊर्जा क्षेत्र की खबर के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना आधारित अलग अलग कच्चे माल से उत्पादित इथेनॉल के अधिक मूल्य को मंजूरी दी है। ये मंजूरी चीनी सीजन 2022-23 के लिए ईबीपी कार्यक्रम के तहत दी गई है। कच्चे माल में शीरा यानी मोलेसस और गन्ने का रस या चीनी या शुगर सिरप शामिल है। इथेनॉल मिश्रण को एक ऐसे मिश्रित मोटर वाहन ईंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें इथाइल अल्कोहल हो और कम से कम 99% तक शुद्ध हो। साथ ही ये कृषि उत्पादों से प्राप्त किया गया हो और विशेष रूप से गैसोलीन के साथ मिश्रित हो। गन्ना आधारित कच्चे माल के अलावा मक्का और भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध अधिशेष चावल से भी इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी गई है। सरकार ईबीपी कार्यक्रम संचालित कर रही है। इसमें तेल विपणन कंपनियां 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। ये कार्यक्रम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल में औसतन 10% इथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को जून 2022 में प्राप्त कर लिया गया था और इसी को देखते हुए पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य प्राप्ति की निर्धारित अवधि को वर्ष 2030 की बजाय वर्ष 2025 कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश है। आपको बता दें कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन का काफी महत्व है। ये कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है। ये पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर समान दक्षता प्रदान करता है जिससे कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा मिलती है और कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है। ये स्थानीय उद्यमों और किसानों को ऊर्जा से जुड़ी अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है और यही कारण है कि इथेनॉल मिश्रण में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में गैर मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क की घोषणा की गई है। अनाज आधारित डिस्टिलरीज को भी ब्याज छूट योजना का लाभ दिया गया है। इसके अलावा पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है। ऑटोमोटिव ईंधन E12 और E15 के उपयोग के लिए निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन किए गए हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने वित्त वर्ष 2026 तक 2000 करोड़ रुपए मूल्य के मोटे अनाज के निर्यात की योजना बनाई है। एपीडा कम से कम 100 देशों को मूल्य वर्धित और प्रसंस्कृत जैविक मोटे अनाज उत्पादों का निर्यात करके ये लक्ष्य प्राप्त करेगा। भारत के बारे में गौर करने वाली बात यह है कि मोटे अनाज के वैश्विक व्यापार में भारत 5वें स्थान पर है और वो 5वें स्थान पर तब है जब भारत मोटे अनाज के घरेलू उत्पादन का 1% से भी कम निर्यात करता है, यानी कि अभी इस सेक्टर में काफी गुंजाइश है। वर्ष 2021-22 में 460 करोड़ रुपए मूल्य के मोटे अनाज के निर्यात का अनुमान था। दरअसल मोटे अनाज छोटे बीज वाली घास है। इन्हें खाद्यान्न फसलों के रूप में उगाया जाता है। इन्हें मुख्यतः समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर उपजाया जाता है। भारत मोटे अनाज का एक प्रमुख उत्पादक देश है। भारत एशिया के 80% और विश्व के 20% मोटे अनाज का उत्पादन करता है। भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की प्रमुख फसलें हैं बाजरा, ज्वार और फिंगर मिलेट। इनमें बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है।
राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मोटे अनाज के उत्पादन के लिए मशीनों के अधिक इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती। ये फसलें सूखा भी सहन कर सकती हैं। मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे कि भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2018 में मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। मोटे अनाज को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसे पोषण मिशन अभियान के तहत शामिल किया गया है। आपको बता दें कि एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया था। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। एपीडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार कर रहा है। इसके अलावा ये बाजारों के विकास में भी सक्रिय रूप से लगा हुआ है। मोटे अनाज, संधारणीय कृषि और स्वस्थ विश्व के लिए जो दृष्टिकोण है, उसके तहत सबसे अहम लक्ष्य ये है कि खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैश्विक जलवायु में बदलाव के साथ भूखमरी से निपटने के लिए सतत खाद्य स्रोत की जरूरत है। इसके अलावा जलवायु संबंधी दबाव, कीटों के हमले और रोगों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए भी खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है। दूसरा टारगेट है पोषण सुरक्षा का। कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन आदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रचुरता है। इसके अलावा जैव सक्रिय यौगिकों की अधिकता और बेहतर एमिनो एसिड प्रोफाइल के लिए मोटे अनाजों की जरूरत है। साथ ही आपदा से सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। ग्लूटेन मुक्त सीलिएक रोग में ये गेहूं का विकल्प हो सकता है। इसके अलावा मोटे अनाज में निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छा खाद्य स्रोत है। साथ ही ये हृदय रोग के अलावा एनीमिया से ग्रसित और कैल्शियम की कमी का सामना कर रहे लोगों के लिए भी लाभकारी है। मोटा अनाज आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि ये जलवायु प्रतिरोधी फसल होती हैं। ये किसानों के लिए सतत आय का स्रोत बन सकती हैं। इसके अलावा इनके उत्पादन के लिए कम निवेश की जरूरत होती है और साथ ही इनके मूल्यवर्धन से आर्थिक लाभ हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों से युक्त फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए एनबीएस को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसले से उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा किसानों को रियायती या सस्ती कीमतों पर उर्वरकों को आसान उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। कोविड महामारी जनित लॉजिस्टिक्स समस्या के साथ साथ यूक्रेन रूस संघर्ष के कारण उर्वरकों की व्यावसायिक कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं। सरकार उर्वरक निर्माताओं या आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करा रही है। इनमें यूरिया, फास्फोरस और पोटाश के 25 ग्रेड उर्वरक शामिल हैं। आपको बता दें कि पोटाश और फास्फोरस उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना द्वारा शासित की जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के बारे में। इसे पूर्ववर्ती रियायत योजना 1992 की निरंतरता में वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। इस योजना में प्राथमिक पोषक तत्वों से युक्त उर्वरकों को शामिल किया गया है। साथ ही सभी प्रकार के माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त उर्वरकों को भी कवर किया गया है। अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिश पर सब्सिडी दरें तय की जाती हैं। ये सब्सिडी सीधे उर्वरक कंपनियों को जारी की जाती है। कंपनियां किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराती हैं। सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने और भी कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि उच्च दक्षता वाले नैनो यूरिया उर्वरक का उत्पादन शुरू किया गया है। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की घोषणा की गई है। इसके अलावा उर्वरक के कुशल उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। भारी उद्योग मंत्रालय ने सब्सिडी प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य कर दिए। मंत्रालय ने सुरक्षा परीक्षणों की एक सूची जारी की है। अप्रैल 2023 से इन ईवी विनिर्माताओं के लिए ये सुरक्षा परीक्षण करना जरूरी होगा, जो इन ईवी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत सब्सिडी प्राप्त करते हैं। और इन योजनाओं में शामिल है ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरणों के लिए उत्पादन से संबद्ध योजना, एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए PLI योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण के लिए योजना का द्वितीय चरण फेम 2। फेम यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 2। ये परीक्षण 3 स्तरों पर किए जाएंगे। सबसे पहले इसमें बैटरी पैक देखा जाएगा, बैटरी प्रबंधन प्रणाली देखी जाएगी और सेल स्तर पर इसका परीक्षण किया जाएगा। मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन परीक्षणों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई केंद्रीकृत परीक्षण इकाइयां नहीं है। इसके अलावा वाहन विनिर्माताओं के
के अपने अपने मानदंड हैं। हाल के महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की कई घटनाओं की वजह से इनकी सुरक्षा पर सवाल उठाए गए हैं और ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं के संभावित कारणों में विनिर्माण संबंधी त्रुटियां, बाहरी क्षति, बैटरी प्रबंधन प्रणाली के इस्तेमाल में दोष और दोषपूर्ण चार्जिंग आदि आते हैं। ईवी सुरक्षा के लिए कई पहलें भी की गई हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया परीक्षण और प्रमाणन के लिए अवसंरचना की स्थापना करेगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने लिथियम आयन बैटरी पैक और ट्रैक्शन सिस्टम के लिए प्रदर्शन मानदंड जारी किए हैं। ये मानदंड अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के व्यापक मानदंडों के अनुरूप हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत ईवी बैटरी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। और आइए अब इन योजनाओं को डिटेल में समझते हैं। ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के तहत उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। वहीं एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए पीएलआई योजना के तहत घरेलू और विदेशी दोनों संभावित निवेशकों को गीगा स्केल एडवांस केमिस्ट्री सेल विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। साथ ही इसमें अधिकतम मूल्यवर्धन और गुणवत्तापूर्ण आउटपुट के अलावा पूर्व निर्धारित अवधि के भीतर पूर्व प्रतिबद्ध क्षमता स्तर प्राप्त करने पर भी बल दिया जाता है। वहीं फेम 2 योजना के तहत भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने और इसके विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देती है। इसमें मांग प्रोत्साहन, चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क की स्थापना आदि शामिल हैं। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट के अनुसार निर्वनीकरण को रोकने में विश्व असफल रहा है। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट यानी एफडीए के मुताबिक वर्ष 2021 में आयरलैंड के क्षेत्रफल के बराबर वन नष्ट हो चुके हैं। एफडीए एक स्वतंत्र और नागरिक समाज के नेतृत्व में शुरू की गई पहल है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का पुनरुद्धार करने के लिए वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति का आकलन करना है। ये लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्रों के माध्यम से तय किए गए हैं। इनमें वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र तथा वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो लीडर्स घोषणा पत्र शामिल हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि विश्व वर्ष 2030 तक वनों के नुकसान और निम्नीकरण को रोकने के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति नहीं कर रहा है। दुनिया भर में निर्वनीकरण दर में वर्ष 2018 से 20 की आधार रेखा की तुलना में वर्ष 2021 में केवल 6.3% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में ब्राजील की सर्वाधिक हिस्सेदारी थी। वनों के नुकसान के लिए गोमांस, इमारती लकड़ी आदि जैसी मदों और जीवाश्म ईंधन जैसे खनन जीन्स की वैश्विक मांग मुख्य रूप से जिम्मेदार है। राष्ट्रीय वनों के संरक्षण और बहाली के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में पिछड़ रहे हैं। वनों के लिए कुल हानि का जोखिम कम करने वाला वित्त प्रति वर्ष औसतन $2.3 बिलियन का है। इसके लिए मुख्य सुझाव ये भी दिए गए हैं कि सरकारों, कंपनियों और नागरिक समाज को वन कार्रवाई योजना में तेजी लाने के लिए परस्पर सहयोग करना चाहिए। सार्वजनिक बजट ढांचे में वन जोखिम और प्रभावों को शामिल करना चाहिए। वर्ष 2030 तक के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वनों के लिए 200 गुना अधिक वित्त पोषण की जरूरत है। निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हानिकारक कृषि सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों की समीक्षा की जानी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत की आर्थिक संलग्नता को फिर से मजबूत किया जा रहा है। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक ने एक कार्यपत्र जारी किया है। इसमें भारत और दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय देशों के बीच रणनीतिक गठबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय को वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। इस समूह में 16 देश शामिल हैं। ये सभी देश अफ्रीका के कुल भूक्षेत्र में 35.4% और इसके समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 28.4% और जनसंख्या में 28.2% की हिस्सेदारी रखते हैं। एसएडीसी और भारत आपस में मजबूत और गहन संबंध साझा करते हैं। दोनों के बीच वर्ष 2021 में 30.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल व्यापार था। इसके अलावा पिछले 26 वर्षों में एसएडीसी में भारत से 69.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है और इस तरह से एसएडीसी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है। एसएडीसी के साथ भारत की संलग्नता को मजबूत
मजबूत करने की भी कई रणनीतियां हैं, जैसे कि दुर्लभ मृदा तत्व। SADC क्षेत्र लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकल, तांबा और अन्य रेयर अर्थ एलिमेंट्स में समृद्ध है। वहीं समुद्री और रक्षा सहयोग की बात करें तो SADC देश भारत के लिए प्रमुख रक्षा निर्यात गंतव्य हैं। इसमें हिंद महासागर के तट पर स्थित 9 अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। दोनों पक्ष सागर पहल के सहयोगात्मक ढांचे के आधार पर एक भय रहित और सुरक्षित समुद्री परिवेश सुनिश्चित करने पर काम कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव। वैश्विक स्तर पर बढ़ते रैंसमवेयर हमलों को देखते हुए CRI ने अपने संस्थागत सहयोग को अधिक गहन करने का निर्णय लिया। काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव में भारत सहित 36 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका उद्देश्य रैंसमवेयर हमलों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंडों को मजबूत करना है। भारत और लिथुआनिया संयुक्त रूप से CRI के नेटवर्क रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। हाल ही में संपन्न शिखर सम्मेलन में CRI ने एक अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया है। ICRTF का उद्देश्य लोचशीलता में सहयोग करना, रैंसमवेयर समूहों को बाधित करने के लिए गतिविधियों की योजना बनाना और इन समूहों की अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकना है। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन गोवा में कांसो एशिया प्रशांत सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। कांसो हवाई यातायात प्रबंधन उद्योग की वैश्विक अभिव्यक्ति है। इसके सदस्य दुनिया के 90% से ज्यादा हवाई यातायात का समर्थन करते हैं। कांसो के अंतर्गत सदस्यों का समर्थन करने वाले 5 क्षेत्र आते हैं। ये क्षेत्र हैं अफ्रीका, एशिया प्रशांत, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन तथा मध्य पूर्व। ये संगठन ज्ञान, विशेषज्ञता और नवाचार को साझा करने के लिए उद्योग के बीच संपर्क स्थापित करके वैश्विक वायु यातायात प्रबंधन प्रदर्शन का अवलोकन करता है। अगला टॉपिक है विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल यानी साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव SBTI। SBTI CDP यानी एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक संयुक्त पहल है। SBTI निजी क्षेत्र में जलवायु कार्रवाई का संचालन करती है। ऐसा ये विज्ञान आधारित उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संगठनों को सक्षम करके करती है। SBTI 1.5 डिग्री सेल्सियस अभियान के लिए बिजनेस एम्बिशन की प्रमुख भागीदार भी है। ये अभियान संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, व्यवसायों और उद्योग जगत के नेताओं के वैश्विक गठबंधन का एक आह्वान है। ये कंपनियों को शुद्ध शून्य विज्ञान आधारित उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला है स्टील स्लैग। टाटा स्टील जमशेदपुर से सीमा सड़क संगठन परियोजना अरुणांक यानी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर तक प्रसंस्कृत स्टील स्लैग एग्रीगेट्स रेलवे रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, टाटा स्टील और BRO की एक संयुक्त पहल है। स्टील स्लैग इस्पात विनिर्माण के दौरान निकलने वाला एक उप उत्पाद है। ये इस्पात निर्माण भट्टियों में पिघले हुए स्टील को अशुद्धियों से अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। स्लैग एक पिघले हुए तरल के रूप में होता है। ये सिलिकेट और ऑक्साइड का एक जटिल मिश्रण होता है। ये ठंडा होने पर जम जाता है। स्टील स्लैग को मृदा की अम्लीयता को ठीक करने के कारण कृषि क्षेत्र में, परिवहन में, निर्माण में और सीमेंट उत्पादन में यूज किया जाता है। कच्चा लोहा, पिग आयरन। रूस वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान भारत को पिग आयरन का निर्यात करने वाले देशों में सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। पिग आयरन को कच्चा लोहा भी कहा जाता है। इसका उत्पादन लौह अयस्क या इल्मेनाइट को प्रगलित करके किया जाता है। प्रगलन निष्कर्षण धातु विज्ञान का एक रूप है। प्रगलन का उपयोग धातु के अयस्क से धातु का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। पिग आयरन में सिलिका, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, टाइटेनियम और अन्य सूक्ष्म तत्वों के साथ बहुत अधिक कार्बन सामग्री होती है। इसमें लगभग 3.5 से 4.5% कार्बन सामग्री होती है। उच्च कार्बन सामग्री इसे नाजुक बनाती है और इसी वजह से कुछ सीमित अनुप्रयोगों को छोड़कर इसका प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे इस्पात, पिटवा लोहा, मिश्र धातु आदि का उत्पादन करने के लिए परिष्कृत किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रही शब्दावलियों के बारे में। ट्विन ट्रांजिशन दृष्टिकोण के मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा के लिए एक विशाल और व्यापक अवसर मौजूद है और इस अवसर का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है।
ट्विन ट्रांजिशन दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता चौथी औद्योगिक क्रांति या फिर कहें कि उद्योग 4.0 की पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुई है। ये दृष्टिकोण डिजिटल और संधारणीयता को अलग थलग नहीं करता है। इसकी बजाय ये दक्षता और उत्पादकता के मामले में बड़े लाभों के अवसर प्रकट करने के लिए उन्हें आपस में जोड़ता है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर नेतृत्वकर्ता अपने संगठनों को भविष्य में भी संचालनीय बनाए रखने के लिए डिजिटल और संधारणीय एजेंडे को एक साथ ला सकते हैं। और अगली खबर महत्वपूर्ण शख्सियत से जुड़ी हुई है और इस संघ की महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं इला भट्ट। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख कार्यकर्ता इला भट्ट का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने भारत में स्वनियोजित महिला संघ यानी सेवा की स्थापना की थी। सेवा संगठन महिलाओं के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। इला भट्ट ने महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंकों की स्थापना की थी। सूक्ष्म वित्त संगठनों के वैश्विक नेटवर्क विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग की सह स्थापना की थी। इसके अलावा वो एल्डर्स नामक विश्व के नेताओं के एक समूह का हिस्सा थी। एल्डर्स की स्थापना मानवाधिकारों और शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला ने की थी। वो पद्म भूषण, रेमन मैगसेसे पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आदि सहित कई पुरस्कारों की विजेता थी। इला भट्ट के जीवन मूल्यों से हमें निस्वार्थ सेवा, गांधीवादी तरीकों, नेतृत्वकर्ता और महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल बनने की प्रेरणा मिलती है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। इथियोपिया, इसकी राजधानी अदिस अबाबा है। इथियोपियाई सरकार और टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक भू-आबद्ध देश है। इसके उत्तर में इरिट्रिया, उत्तर पूर्व में जिबूती, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में केन्या और पश्चिम में दक्षिण सूडान और सूडान स्थित हैं। इथियोपिया की जलवायु ऊंचे क्षेत्रों में समशीतोष्ण से लेकर निचले क्षेत्रों में उष्ण जलवायु तक परिवर्तनशील है। इथियोपिया का उच्चतम बिंदु है माउंट रास डेजेन। यहाँ की सबसे बड़ी झील है टाना झील, जो कि नीली नील नदी का स्रोत है। इसका निम्नतम बिंदु है डेनाकिल डिप्रेशन और इथियोपिया की प्रमुख नदियां हैं नीली नील, ओमो और अवाश। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।